नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। कल आप लोगों को दोस्तों मैंने साइकोलॉजी की हिस्ट्री बताया था, किस तरीके से मनोविज्ञान प्रचलित हुआ, किस तरीके से मनोविज्ञान के बारे में किसने क्या स्टेटमेंट दिया, दर्शन शास्त्र क्या चीज़ है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को किस तरीके से निकाला गया, किस सदी में बनाया गया। ये सारा डिस्कशन कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में किया था। आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। साइकोलॉजी मनोविज्ञान एवं उसका परिचय कि मनोविज्ञान क्या है और उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या चीज़ से बना है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का आज से किसी भी विषय वस्तु को देखने से उसके बाद मन में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यक्तिगत एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान सीधा सीधा बात है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसको देखने के बाद में हमारे आत्मा में, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं और जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको व्यक्तिगत क्रमबद्ध तरीके से जब हम लगा करके उसको सोचते हैं तो उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, उसको मन का विज्ञान कहा जाता है। अब मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। मैंने कल भी बताया था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही निकला हुआ चीज़ है। इसके अंदर भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि अरस्तु है, उसी को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, उसी को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ द्वारा 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया था। अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में 1590 ईस्वी में किया था। अब वो जो साइकोलॉजिया नाम का जो पुस्तक है, जो ग्रंथ था, उससे फिर हमने कुछ और चीज़ें निकाली। मनोविज्ञान अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि साइकोलॉजी को ही हिंदी में मनोविज्ञान कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक लैटिन भाषा में माना गया है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड में होती है। जो साइकोलॉजी वर्ड है इसको ग्रीक वर्ड माना जाता है, ग्रीक वर्ड लैटिन भाषा माना जाता है, जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई। अब साइकोलॉजी की हम बात कर लें। साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो दो भागों में ये डिवाइडेड होता है। पहला होती है साइकी, दूसरा होता है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। और इन दोनों को जब हम साइकी और लोगस दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने बन के तैयार हो जाता है आत्मा का विज्ञान। दोनों को, साइकी और लोगस दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने बन के तैयार हो जाता है आत्मा का विज्ञान। साइकी को हम आत्मा कहते हैं, लोगस को हम अध्ययन कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक नया विज्ञान बन के तैयार होता है आत्मा का विज्ञान। अब हम देख लेते हैं जो आत्मा का विज्ञान है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, चौथा व्यवहार का विज्ञान। ये मैंने आप लोगों को
कल मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पार्ट वाइज मैंने समझाया था। एक बार फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जो आत्मा का विज्ञान है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में आया था, जिसको अरस्तु नाम के फिलोसोफर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके शिष्य थे प्लेटो, डेकार्ट, रेविनी, सुकरोल। ये अरस्तु के शिष्य थे जिन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में आत्मा के विज्ञान को 17वीं शताब्दी में अमान्य निष्क्रिय घोषित कर दिया गया और एक नया विज्ञान आया, मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। मन मस्तिष्क का विज्ञान 16वीं 17वीं ईस्वी में आया, जिसके जनक जॉन लॉक थे। जॉन लॉक और इसके समर्थक पेम्पोलोजी और पेस्ट्रा, ये सारे इसके समर्थक थे। लेकिन मन मस्तिष्क का विज्ञान जो आया, दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या विचार बन रहे हैं, हमारे आत्मा में क्या विचार बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली रूप में नहीं देख सकते, तो इसको कभी भी हम विज्ञान नहीं मानते। क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, इन सब को हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। और जिस किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते तो उसको हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो 18वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान था, उसको भी अस्वीकार्य कर दिया गया। उसके बाद में चेतना का विज्ञान आया। चेतना का विज्ञान यानी कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आ रहा है, जो भी चेतन अवचेतन मन से जो विचार आ रहा है, उसके लिए एक नया विज्ञान इंट्रोड्यूस हुआ, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में विलियम वुल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिलोसोफर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके जो सपोर्टर थे, जिसको शिष्य बोल सकते हैं, जिसको फॉलोअर बोल सकते हैं विलियम वुल्ट के, वो विलियम जेम्स था, एक विलियम सल्ली था, टिचलर था, चैडविक था और वाइन्स था। ये इसके सारे 18वीं और 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के समर्थक थे। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में किसी भी तरीके की कोई भी चेतना अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको हम प्रैक्टिकली रूप में नहीं प्रेजेंट कर सकते। और जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली नहीं प्रेजेंट कर सकते वो विज्ञान नहीं हो सकता, वो विज्ञान की परिभाषा नहीं बन सकती। इसलिए 20वीं शताब्दी में इसको भी अस्वीकार्य कर दिया। अब नया एक और इंट्रोड्यूस हुआ, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान की जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अरस्तु ने ये बात कही थी कि आप मन, मस्तिष्क, चेतना, इन चीज़ों को समझने से अच्छा आप मनुष्य को समझ लीजिए। सबसे पहले उसने यही बात कही थी और वही बात आखिर में आ गई। वाटसन स्किनर ने 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान इंट्रोड्यूस किया, जिसके समर्थक थे पावलोव, क्लार्क हल, एडविन रे और थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। ये सारे इसके समर्थक थे। इन लोगों ने क्या कहा कि किसी भी, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो चेतना हो,
ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर किसी मनुष्य के मन और मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को छोड़ करके डायरेक्टली मनुष्य के व्यवहार पर हम कंसंट्रेट करें, व्यवहार को हम देखें। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया व्यवहार का विज्ञान। किसने किया? वाटसन स्किनर ने किया। अब दोस्तों आगे जैसे इन्होंने विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको चेतना शब्द की निंदा की गई है, जिस बुक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर चेतना शब्द की उसने क्या की? निंदा की। और मैकडूगल के अनुसार इसी चीज को जब देखा गया चेतना शब्द को, तो चेतना व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति कार्य अपने संवेगों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मूल प्रवृत्ति के कारण क्रियाशील होता है। मैकडूगल ने ये डिफाइन किया कि जो चेतना होती है व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसको कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति कार्य अपने संवेगों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मूल प्रवृत्ति से ही वो क्रियाशील होता है, वो एक्टिव होता है। इसलिए मैकडूगल ने ये डेफिनेशन दिया। अब मनोविज्ञान प्रयोगशाला के बारे में सबसे पहले हमने किस तरीके से देखा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुल्ट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसमें वर्तमान में कॉर्नवेल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को वर्तमान में कॉर्नवेल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1879 में हुई। अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुल्ट को ही जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुल्ट को ही जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है विलियम वुल्ट। अब विलियम वुल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकली विज्ञान, प्रैक्टिकल साइंस का जनक भी किसको माना जाता है? विलियम वुल्ट को ही माना जाता है। विलियम वुल्ट ने सर्वप्रथम जो परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुल्ट को ही जाता है। क्यों जाता है? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने द्वारा किया गया। विलियम वुल्ट को संरचनावाद एवं अंतदर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। विलियम वुल्ट ने ही इसकी शुरुआत की, बुद्धि का परीक्षण किया। विलियम वुल्ट ने ही 1905 में इसकी सारी डेफिनेशन दी। विलियम वुल्ट ने ही संरचनावाद एवं अंतदर्शन विधि का जनक भी विलियम वुल्ट को ही माना जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा अगर हम सीधे सीधे देखें वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क तथा चेतना को त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग वातावरण के संपर्क में आने वाली सभी प्रकार की मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि एक खुला एनवायरनमेंट है, एक वातावरण है, उसके संपर्क में आने वाले सभी मानवीय व्यवहार, कोई आदमी किसी भी तरीके का अगर कोई भी व्यवहार करता है और उसी चीज का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो मनोविज्ञान के अंदर उसको सम्मिलित किया जाता है। स्किनर ने इसके बारे में क्या कहा, उसकी डेफिनेशन कुछ अलग है।
स्किनर ने कहा मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान होता है। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान होता है कि आदमी किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, उसी चीज को व्यवहार का विज्ञान स्किनर ने कहा। स्किनर ने एक चीज और कही, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान भी है। उसने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का आधारभूत विज्ञान भी है। मानव के व्यवहार का किस तरीके से कोई भी आदमी किस तरीके की एक्टिविटी करता है, उसका चाल चलन, उसकी बोल चाल, उसका व्यवहार, उसके ये सारी चीजें जिसके अंदर अध्ययन की जाती हैं, उसको आधारभूत विज्ञान भी कहा। वाटसन ने क्या कहा? तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। उसने क्या कहा कि एक छोटा बच्चा अगर आप मुझे देते हो, प्रोवाइड करवाते हो, तो मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। कैसे? उसने माना कि जो बच्चे की प्रतिक्रियाएं होती हैं, बच्चे का व्यवहार होता है, बच्चे का जो एनवायरनमेंट में जिस तरीके की क्रियाकलाप होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेगा, उनका मन का व्यवहार देखेगा, उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उस मानव के व्यवहार के अकॉर्डिंग वो मनोविज्ञान की डेफिनेशन देना चाहता है। वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। वाटसन ने फिर से डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक सकारात्मक विज्ञान है। को एंड क्रो 20वीं शताब्दी में, बालकों की शताब्दी जिसको कहते हैं हम, ये चीज उन्होंने ही दी। क्रो एंड क्रो ने मॉर्गन और जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मानव और पशु दोनों का एक साथ में अध्ययन किया जाता है। पिल्सबरी के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन अलग है। पिल्सबरी क्या कहते हैं? वो एक बात कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का ही विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का ही विज्ञान है। अब मनोविज्ञान की प्रकृति, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करने से ही होता है। इसके नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसमें मानव की भविष्यवाणी की जाती है। फिफ्थ, यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति कौन कौन सी होती हैं? पहला, प्रकृति वैज्ञानिक होती है। प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तीसरा, इस नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। चौथा, इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जाती है। पांचवा, ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन करती है। कौन करती है? मनोविज्ञान की प्रवृत्ति करती है। अब हम देख लेते हैं 6 पॉइंट। यह हमारे मन क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाई, व्हाट और वेयर। उन सब का जवाब ये देता है। ये एक विधायक सकारात्मक विज्ञान होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। वो तथ्य कौन कौन से हैं? पहला, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मैंने कल बताया था विलियम जेम्स, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तीसरा, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्ट को कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है। प्रयोगात्मक
मनोविज्ञान का जनक विलियम वुड्स को कहा जाता है। और मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी थी, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी शाखाएं थी। पहली अपराध मनोविज्ञान की शाखा होती है, सामान्य मनोविज्ञान की, असामान्य, समाज, पशु, औद्योगिक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकारात्मक मनोविज्ञान, सैनिक, कानून, राजनीतिक मनोविज्ञान, व्योम अंतरिक्ष मनोविज्ञान, मनोमिति मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, निंदात्मक मनोविज्ञान, उपचारवाद मनोविज्ञान और पश मनोविज्ञान, जिसको नवीन शाखा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी मनोविज्ञान के अंदर इसकी सारी शाखाएं होती हैं। अब दोस्तों आगे शिक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिक्षा कहाँ से उत्पन्न हुई, इस पुस्तक को किसने रचना की, ये सारी चीज़ें। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उत्पत्ति और वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। उसके बाद में मैंने फिर से आपको हिस्ट्री बताई है। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। जो भी स्टूडेंट्स रिट की, यूपी टेट की, सी टेट की, DIIT+B की, UPPSC की, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी सुझाव दीजिए। नमस्कार।